हम डिफरेंस पढ़ने वाले थे कि हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो मेरा ये था कि एक बोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश में तो एक साथ आ नहीं पाया, क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश की बात कर ही रहे हैं तो हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे और इसके जस्ट बाद समष्टि के बारे में जानेंगे। तो शुरू करें। देखें क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और फिर क्या है उसके अपोजिट में मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर व्यष्टि के बदले में समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं कि इंग्लिश में उसके डेफिनेशन हमसे क्या कहते हैं, ये एक जनरल डेफिनेशन है। इसकी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं। ठीक है, कोई हेल्थ के रिगार्डिंग दे सकता है, कोई वेल्थ के रिगार्डिंग दे सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब ये भी एक टुकड़ा है, जैसे हमने अभी पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक टुकड़ा है हमारे इकोनॉमिक थ्योरी का। वहाँ पे हमने ये सीखा था, अभी डिफरेंस में देखेंगे कि वो एग्रीगेट को बिहेव करता है, मतलब जो कुल जो है हर चीज़ का जो समुच्चय है, कुल है, टोटल है, उसके बारे में पढ़ता। बट ये कुछ और कहता भाई, ये कहता कि इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ये सीधा क्या कहता है, ये किसी एकल चीज के बारे में पढ़ेगा। ये हमने इंग्लिश में पढ़ा। ये क्या कहता है, विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। हिंदी में बात करते हैं एक बार। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी चीज एकल हैं, व्यक्तिगत रूप से अकेली हैं, ठीक है, उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ना सीखते हो। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली। तो उसने क्या बोला कि व्यक्तिगत, देखें आप इसमें व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है, किसी एक वस्तु के बारे में बात हो सकती है, किसी एक समूह के बारे में बात हो सकती है। तो जब भी बात होगी किसी एक चीज को ध्यान में रखते हुए होगी। तो इसलिए इसकी जो परिभाषा है हिंदी में कि इसे व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और ये कहता है कि ये इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट है जहाँ क्या पढ़ाया जाता है, किस बिहेवियर को पढ़ाना सिखाते हैं कि आप इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, चलिए देन इसके टूल्स के बारे में बात करते हैं कि इसके जो मुख्य उपकरण हैं, इसके जो मुख्य उपकरण हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसके मुख्य उपकरण हैं डिमांड और मेरे भाई सप्लाई। देख रहे हो, डिमांड और सप्लाई। और जब आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ाया जाता है तो ये दोनों अपने आप में पूरे एक एक चैप्टर हैं जिनमें बहुत कुछ है जानने को। तो दूसरा इसका ये डिफरेंस, आप मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरों से जान सकते। सबसे पहले उसकी परिभाषा से जाने, फिर दूसरा उसके उस उपकरण से हमने जाना है कि ये मांग और पूर्ति की तरह हो सकता है, मतलब इसके जो मुख्य उपकरण हैं या फिर जो इसके टूल्स हैं वो डिमांड और सप्लाई हैं। इसका एक नाम और हो सकता है कि हम इसको प्राइस थ्योरी, देख रहे हो, प्राइस थ्योरी, कीमत का सिद्धांत, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका जो दूसरा नाम अगर मैं कहीं ना कहीं कहूँ तो मैं कीमत का सिद्धांत कह सकता हूँ, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और ध्यान रखी जाती है। अभी प्राइस पे अभी एक दो बारे में और बात होगी, अभी तो सिर्फ मैंने बताया कि प्राइस थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पे ये माना जाता है, ये अज्यूम किया जाता है, देखिए यहाँ अज्यूम किया जाता है या फिर यह माना जाता है कि जब भी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, मैक्रो के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी चीज़ का इस्तेमाल अभी हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए भी थोड़ा बहुत जनरली करेंगे। ठीक है, कि जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उस टाइम पे आपके जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं वो हमेशा स्थिर रहते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। यही बात हमने हिंदी में लिखी है। इसमें यह माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व स्थिर रहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व स्थिर रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव आएगा तो व्यष्टि या फिर ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके ही वेरिएबल्स के अंदर उसमें बदलाव आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है कि इट एम टू डिटरमाइन प्राइस। देख रहे हो, प्राइस थ्योरी इसलिए भी तो कहते हैं कि इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि आप कीमत पता करो किसी भी कमोडिटी की या फिर उन चीज़ों की जिसके माध्यम से आप अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में देखें, इसकी जो केंद्रीय समस्या है वो कीमत निर्धारण करना है।
वो कीमत किस किस की निर्धारण कर सकते हैं? कमोडिटी, जो भी वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो गुड्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है भाई साहब जो भी वो सारे तत्व जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी कमोडिटी को, किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो मतलब जैसे कि लैंड हो गया, आप लोगों को जब पढ़ाया जाता है इसको भी, अभी हम और आगे इसमें जाना जाएंगे, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे ये मान के चलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मतलब आप ये नहीं मानेंगे कि कोई बेरोजगार है, वो मैक्रो में होता है, वेस्ट समष्टि में होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है? पूर्ण रोजगार है। यह पूर्ण रोजगार की मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आप मैक्रो समष्टि में पढ़ेंगे इस चीज़ को तो वहाँ पे पूर्ण रोजगार की बात नहीं आती, वहाँ पे बेरोजगारी की बात अक्सर की जाती है, और जो कि बहुत ही स्वाभाविक है, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए लास्ट लिखा, दिस प्रोसेस कॉल्ड पार्शियल बैलेंस्ड एनालिसिस, या फिर यह माइक्रो, ये जो विधि हम पढ़ते हैं इसका ये भी हो सकता है कि आप इसको कह सकते हैं आंशिक संतुलन विश्लेषण। आंशिक संतुलन विश्लेषण। अब मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे सपोज करें हम बात करते हैं कि मेरे हाथ में चौक है सफ़ेद कलर की, नीले कलर की, तो इस चौक को प्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता हमेशा रही होगी, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता इसमें रही होगी, तो क्या करें? तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं मानता हूँ कि लेबर और कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फिर तब जाके चौक तैयार हुई, या फिर आप ये चौक कह सकते हैं, मेरे पास 2 चौक हैं, ठीक है। तो अब मार्केट में इनकी कीमत निर्धारित की जाएगी। तो जब आप मार्केट में इसकी कीमत निर्धारित करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेबर और जो कैपिटल है उसमें कोई भी बदलाव नहीं पाएंगे। उनका सिंपल है कि वही रहने वाली है। अगर कीमत इसकी घटेगी या बढ़ेगी तो इसकी जो मांग है, इसकी जो डिमांड है, या फिर इसकी जो सप्लाई है मार्केट में, इसकी जो पूर्ति है उसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए बढ़ेगी, ठीक है। आप ये नहीं कि अगर देखो लेबर महंगी मिलती है, किसी कारणवश लेबर आपको महंगी मिलती है, या फिर इसका रॉ मटेरियल महंगा मिलता है जिसके माध्यम से हम इसको तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से हम इसको कि चलो हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, अगर किसी कारणों से इसका मटेरियल महंगा मिलता है तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। अगर आप मेटल महंगा तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, आपका पैसा ज़्यादा लगेगा तो आप मार्केट में कीमतें बढ़ा देंगे। तो वो सब ध्यान में नहीं रखना, हम बस ये ध्यान में रखेंगे ये जो चौक है जिसकी कीमत घटेगी या बढ़ेगी वो उसकी डिमांड या फिर सप्लाई के ही हिसाब से बढ़ेगी या फिर घटेगी। ये बात बहुत ज़रूरी थी बतानी, इसलिए मैंने बताई इसको। तो इसलिए इसको आंशिक संतुलन विश्लेषण भी कहा जाता है। और ध्यान रहे इतना ही नहीं है, अगर आप इसको और भी गहराई में जाते हैं, लेकिन जैसे आप 11th 12th या फिर थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन में अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि हमें अपने जो हमारे स्कोरिंग मार्क्स हैं उसके हिसाब से काफ़ी है कि उसकी परिभाषा है, उसके मुख्य उपकरण हैं, उसका दूसरा नाम है, उसे ध्यान में क्या रखा जाता है, ठीक है, उसका मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, पूर्ण रोजगार जैसी मान्यताओं पर आधारित है कि सभी के पास रोजगार है, कितनी अच्छी सुन के अच्छा लगता है। और इसको आंशिक संतुलन विश्लेषण भी का उदाहरण के तौर पर अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी जो व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय, ठीक है, जो आपकी व्यक्तिगत आय है या फिर आपकी जो व्यक्तिगत मतलब आप जो उत्पाद करते हैं किसी भी चीज़ का, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पाद, किसी एक चीज़ की मांग, किसी एक चीज़ की पूर्ति, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे इंडिविजुअली ही बात करेंगे। ये आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स इनकम, बस उसको इंडिविजुअल लिखना चाहिए मुझे खाली, इंडिविजुअल इनकम या फिर इंडिविजुअल आउटपुट, किसी एक चीज़ का जनरली प्राइस। तो ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझाते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट क्लिप में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, और तब आप वहाँ पे आराम से तसल्ली से बैठ के जब आप इस चीज़ को लिखते हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को आप लिख लें क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। जब आप इसमें और दूसरे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि में इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक एक पॉइंट पे 2-2 बार बात करते हैं तो वहाँ पे समझ पाना आसान होता है। तो चलिए मैं इसका मैक्रो का लेकर आता हूँ। हाँ जी, अब देखो ये है समष्टि के लिए। तो जब आप दोनों के पास आपके नोट्स अवेलेबल होंगे और जब आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपियों में तो आप डिफरेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए
कहता है कि जो बहुत बढ़िया, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन का तो पहले हम हिंदी से शुरू करता हूँ। कहता है इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। समग्र इकाई का मतलब है एग्रीगेट्स यूनिट के तौर पर। और ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक इकोनॉमिक थ्योरी का ही एक पार्ट है, जहाँ क्या पढ़ाया जाता है वो उस पर ध्यान देते हैं। एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, क्या आप यहाँ जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको समुच्चय तौर पे, कुल, या फिर जो उन्होंने कहा है एक समग्र इकाई के रूप में आप उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, या फिर आप उसे इंग्लिश में समझते हैं। जो हमारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं कि ये एग्रीगेट के बारे में बात कर रहा होता है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, कि आपको जो भी पढ़ना है वो इकट्ठा पढ़ना है, समग्र पढ़ना है। तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन में शुरू में इसको पढ़ा है। अगर हम इन चीज़ों को, वीडियोस को क्लिप्स में डालते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि एक ही उसमें वीडियो में डालें, ताकि अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर कुछ सपोर्टिव ऐसे होते हैं जिनका ये बिलीव होता है कि वो एक साथ पढ़ सकते हैं, एक दो घंटे की वीडियोस भी वो देख सकते हैं, तो इस माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये इसके सबसे बड़े मेन टूल्स होते हैं हिंदी में। इसके मुख्य उपकरण क्या हैं? समग्र मांग, समग्र पूर्ति। समग्र मांग और समग्र पूर्ति मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इनके मेन टूल्स हैं, इनके मुख्य उपकरण हैं। इनको इसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर अपने आप में एक चैप्टर्स हैं। इसका दूसरा नाम अगर जाने तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, या फिर हिंदी में कहें तो आय तथा रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, तो हम अपनी समष्टि अर्थशास्त्र को या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर आय तथा रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर वो कहता है कि हमें वही सेम बात है कि जब आप मैक्रो पढ़ते हैं तब आपको माइक्रो वेरिएबल्स को क्या मानना पड़ता है, कांस्टेंट मानना पड़ता है। मतलब वही है कि जब व्यष्टि शास्त्र में तत्व, यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के तत्व किसके, व्यष्टि के तत्व स्थिर रहते हैं और माइक्रो में मैक्रो के स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये कहता है कि इट्स एम टू डिटरमाइन, इसका मेन एम क्या है, इनकम, और क्या है, एम्प्लॉयमेंट। और अगर आप डिफरेंस क्रिएट करते हो तो यहाँ पे एग्रीगेट है, वहाँ पे इंडिविजुअल था। यहाँ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है, माइक्रो में सिर्फ डिमांड और सप्लाई था। यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, वहाँ पे प्राइस थ्योरी था। यहाँ माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, वहाँ मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये रहा इसका एम क्या, इट्स एम टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। या इसमें कहें कि इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन एवं रोजगार पर आधारित है या फिर निर्धारित है। इसकी जो बेस उसमें क्या थी, माइक्रो में, यहाँ पे तो है उत्पादन तथा रोजगार, और वहाँ क्या चल रहा था हमारा भाई साहब, वहाँ चल रहा था सिर्फ बेसिकली जो कीमत पे है, हम कीमत के ही पीछे भाग रहे थे कि इसकी कीमत क्या होगी। लेकिन यहाँ पे उत्पादन तथा रोजगार, क्योंकि देश हित में बात हो रही है। यहाँ पे अपूर्ण रोजगार की मान्यता, यह कहता है यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। यह है संसाधनों के अपूर्ण रोजगार, मतलब ऐसे शायद में भी हो सकता है कि ये चीज़ मैंने खुद बना के लिखी थी, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके पास रिसोर्सेज हो सकते, मतलब जैसे वहाँ पे था कि फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे थे कि आपके पास जितने भी साधन आप उनका कंप्लीट इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब 100% इस्तेमाल करते हैं, 100% यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट विद गिवन रिसोर्सेज, या कह सकते हैं कि समस्याओं के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, फिर वहाँ पे हमने पढ़ा था पार्शियल बैलेंस्ड एनालिसिस, इसको जाना जाता है जर्नल बैलेंस्ड एनालिसिस, या मैं हिंदी में कहूँ सामान्य संतुलन विश्लेषण। ठीक है, यह विधि कहलाती है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो वहाँ ये हुआ था कि वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ ये था कि अगर आप इस चॉक को प्रोड्यूस करते हैं तो आप इसकी लेबर और कैपिटल के बारे में बात नहीं करते, बट आप जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के हिसाब से क्या होता है कि आपको बात करनी है। मान के चलिए अब ठंड चल रही है खूब बढ़िया वाली, कड़ाके की ठंड है, और
उस कड़ाके की ठंड में होगा क्या कि आपको कड़ाके की ठंड में आपको चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश चाय की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जनरली ये स्वाभाविक है कि चाय अगर आप रिप्लेस करके कॉफ़ी पीते हैं, क्या चाय भी महंगी है, इतने में तो कॉफ़ी ना पी लें। ठीक है, तो जनरली स्वाभाविक तौर पे ये सामान्य है, ये बहुत ही जनरल बात है कि आप कॉफ़ी की तरफ चल देंगे। ऐसे गुड्स को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब आप यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब अपनी बारी बारी से एक पन्ने में रखें कि एक पन्ने पे आपने ये लिखा है और एक पन्ने में माइक्रो, उसमें डिफरेंस कर सकते हैं और आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप इसको नोट करें और देन फिर चलते हैं इसकी जो हमारी नेक्स्ट क्लिक है बेसिकली उस चीज़ पे। ठीक है, अरे मैं इसमें हम थोड़ा सा ये रह गए कि उसमें उदाहरण बताना भूल गए। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के उदाहरणों की बात करते हैं तो उसमें ये होता है जैसे कि आप देश में नेशनल इनकम की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करेंगे। मतलब जब भी आप किसी चीज़ पे बात करेंगे तो उसका स्तर थोड़ा बड़ा होगा, पूरे देश हित में होगा वो। राष्ट्रीय आय निकालना, वही समग्र मांग, समग्र पूर्ति। ठीक है, इन सब के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब आप इसको नोट कर लो, या फिर मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, या फिर आप उसे हिंदी में ले सकते हैं राष्ट्रीय